अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप ठीक ही होंगे माशाल्लाह से, तो आफियत के साथ होंगे। और आपके जो असाइनमेंट थी वो आप बच्चों ने मुझे सेंड की, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे हैं अभी जिन्होंने अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उनसे भी गुजारिश है बेटा वो जल्द से जल्द अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करें और जल्दी से बेटा उनकी आरपी वगैरह मुझे सेंड करें लास्ट वीक, ठीक है। ज़रूरी है क्योंकि जब आपके स्कूल रिज्यूम होंगे तो आपको ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स नहीं करवाए जाएंगे। इनको आप बिल्कुल भी मजाक में मत समझें, इनको आप सीरियसली बेटा कंसिडर करें। तो आपने मुझे आरपी टॉपिक वाइज डेली बेसिस पर आपने मुझे सेंड करनी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 82 पेज पर कुछ पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो एग्जांपल है चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ को हमने लास्ट टाइम वेरीफाई किया था और फाइनल आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो कुछ इस तरह से आई थी, v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2, ठीक है। हमारे पास ये फाइनल रिलेशन बना था, तो हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स में 5.3 है 82 पेज पर। A sample of oxygen gas, a sample of oxygen gas has a volume of 250 centimeter cube at minus 30 Celsius, 30 सेंटीग्रेड। अब जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना है 250 और टेम्परेचर कितना है -30। तो हमारे पास V1 कितना आ गया है, V1 हमारे पास आ गया 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी, और टेम्परेचर हमारे पास T1 कितना है -30 सेंटीग्रेड, ओके। अब आपने नेक्स्ट इसकी क्या कंडीशन है, इफ अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड। अगर आप गैस को अलाउ कर देते हैं, मतलब उसका जो पिस्टन है उसको आप लूज कर देते हैं, जो उस गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, तो V2 आपके पास कितना आ जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब, 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये वॉल्यूम जो बढ़ा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। तो T2 वो जो सेटिंग टेम्परेचर है आपने वही फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं टेम्परेचर किसमें गिवन है आपको सेंटीग्रेड में, इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें केल्विन में। फर्स्ट आपने टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट कर लेना है केल्विन में। तो इसको देखते हैं टेम्परेचर T1 -30 प्लस इसमें करेंगे आप 273 केल्विन, ठीक है। अब इसमें आपने 273 केल्विन क्यों ऐड किया है, आपको पता है जब भी आपके पास टेम्परेचर गिवन होता है तो उसको आप हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप रिजॉल्व करते हैं, 243 आ जाएगा केल्विन में टेम्परेचर, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, V1 T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। दोबारा से ये डेटा हो गया, डेटा में आपके पास तीन चीजें गिवन है, दो वॉल्यूम गिवन है और एक टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर को आपने फर्स्ट किसमें कन्वर्ट कर लेना है केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है T2, तो इसको रीअरेंज करेंगे हम T2 फाइंड आउट करने के लिए। T2 इज इक्वल टू T1 V2 ओवर V1। तो आप बुक में भी देख सकते हैं इसे V2 T1 ओवर V1। तो इनकी वैल्यूज जो है आपके पास T1 कितने हैं आपके पास 243 मल्टीप्लाई बाय V2 कितना है आपके पास 700 डिवाइड बाय V1 आपके पास क्या है 250, ठीक है। अब इनको आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, आंसर आपके पास आएगा 680.4 केल्विन,
आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो कितना आ गया है 360 केल्विन। ठीक है बेटा, तो आपने T2 फाइंड आउट कर लिया है। तो वाले से स्टार्ट से जल्दी से मैं इसको बेटा रिकॉल कर देता हूँ। वॉल्यूम इसका था 250, टेम्परेचर इसका था -30, जिसको हमने कन्वर्ट करके 243 बनाया। वॉल्यूम V2 था हमारे पास 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब T2 का हमें पता नहीं था, वो हमने इस फॉर्मूले को यूज करके तो इजीली फाइंड आउट करके कैलकुलेट कर लिया। ये वैसे भी आपके बेटा बुक पर सॉल्व किया हुआ है, तो आपने ये परेशान नहीं होना ज्यादा। अगर कोई इसके मतलब मजीद तो अगर प्रॉब्लम रह भी जाती है तो आपने कांटेक्ट कर लेना मुझसे। अब जो हमने ये कन्वर्जन की है यहाँ पर, ये उसने बता भी दिया है पेज 82 पर सेंटर में। रिमेंबर ऑलवेज कन्वर्ट टेम्परेचर स्केल फ्रॉम सेंटीग्रेड टू केल्विन स्केल व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपने टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट कर देना है, केल्विन में। तो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल क्या है 5.4, तो इसको आपने बेटा फिर से सॉल्व कर लेना है। मैं इसकी रीडिंग करके आपको मैथमेटिकल फॉर्म बता देता हूँ। A sample of hydrogen gas escape of a volume 160 centimeter cube at 30 centigrade. If its temperature is raised to 100 centigrade, calculate what will be the new volume of the pressure remains constant. Pressure इसमें आपके पास constant है, वॉल्यूम V1 160 है, टेम्परेचर आपके पास था 30, तो उसको आपने ऐड ऑन करके 303 केल्विन में कन्वर्ट किया। टेम्परेचर T2 हमारे पास था 100, तो उसको भी आपने इसी तरह ऐड ऑन करके तो क्या कर दिया 373 केल्विन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले को आपने यूज करना है और कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है, सारी वैल्यूज। तो नेक्स्ट हमारे पास उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, डिग्री साइन इज यूज्ड विद द सेल्सियस प्लेट नॉट द केल्विन स्केल। आपके पास ये जो टेम्परेचर के साथ डिग्री के साइन यहाँ पर छोटा सा नजर आ रहा है, ये आपने सेंटीग्रेड के साथ यूज करना है, केल्विन के साथ यूज नहीं करना, ये आपको बता दी। दोनों पेजेस पर एक एक बात आपको रिमेंबर के तौर पर, मतलब मेमोरी के तौर पर आपको बता दी, याद दिखाने के लिए इनको आपने याद करना है। नीचे क्या है, इन विच यूनिट्स ब्लड टेम्परेचर इज मेजर्ड। तो आपको पता है जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कौन से यूनिट्स में मेजर किया जाता है, वो फारेनहाइट में होता है। आप सबको पता है, जब अगर खुदा न खास्ता कभी आपने डॉक्टर के पास विजिट किया हो या आप कभी बीमार हो, बुखार हो गया, तो आपने डेफिनेटली देखा होगा वो थर्मामीटर वगैरह यूज करके तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वो मेजर करता है, और उसका यूनिट्स आते हैं वो फारेनहाइट में आते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट स्केल। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फारेनहाइट। It is equivalent to 37। आपके पास जो इसका फारेनहाइट का 98.6 जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होता है 37 सेंटीग्रेड के, जो नॉर्मल टेम्परेचर आप कह सकते हैं हमारी बॉडी को होता है। दिस टेम्परेचर आर क्लोज टू एवरेज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर। In winter, atmospheric temperature falls lower than that of our body temperature. ठीक है, हमारी बॉडी से जो विंटर में एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। According to the principle of heat flow out from our body and we feel cooled. हमारे जिस्म से जो हीट है वो बाहर आना शुरू हो जाती है, और विंटर सीजन में हमें ये फील हो जाता है कि हमें सर्दी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये किस प्रिंसिपल है, ये हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो सर्दियों में हमें इसलिए आप कह सकते हैं कि कूलनेस महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है, ठीक है, इसलिए हम गर्म कपड़े यूज करते हैं। हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी ओवर टू कोल्ड बॉडी, वी फील कोल्ड। टू कंट्रोल दिस आउटवर्ड फ्लो ऑफ हीट we wear black and warm clothes. हम ज्यादातर काले या गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं इस फिनोमेना को स्टॉप करने के लिए। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर वी यूज ड्राई फ्रूट्स, टी, कॉफी एंड मीट्स एक्सेट्रा। तो हम ये इस तरह की चीजें, फ्रूट्स वगैरह, कॉफी, टी वगैरह, ये जो हमारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आमतौर पर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज करके हम इनको कंट्रोल करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 84 पेज पर आ जाए। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है,
फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमारे पास जो गैसेस थी उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या रोल प्ले है वो अब डिस्कस करेंगे। और इनकी स्टेट्स मतलब किस किस हालत में गैस के मालिक्यूल पाए जाते हैं, सॉलिड में मालिक्यूल कितने फासले पर होते हैं और लिक्विड में। ठीक है, तो ये पेज 84 पर हम डिस्कस करने लगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। As we know that matter exists in three physical states just like gas, liquid and solid. आपके मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया था और आपको ऑलरेडी पता भी है जो मैटर है वो तीन बेसिकली स्टेट्स में होता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इन द गैसेस स्टेट द मॉलिक्यूल आर फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जब हम बात करते हैं गैस के मॉलिक्यूल की, गैसेस फॉर्म में जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं बेटा। उनके मॉलिक्यूल में आप कह सकते हैं लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। ठीक है, वो काफी दूर दूर आप एग्जिस्ट करते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। इन द गैसेस स्टेट द मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर इन देम। गैस के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वीक होती हैं, बहुत ही कमजोर होती हैं। But in the liquid and solid state, intermolecular forces play a very important role on their property. Liquid और गैस के मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके मॉलिक्यूल करीब होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, ये सारा इसी तरह बिल्कुल नीचे भी अरेंज होगा। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे किसमें, लिक्विड फॉर्म में। ये लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे, नियरेस्ट टू ईच अदर। अब आप देख सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से दूर हैं। इनमें इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो इनको आपस में जोड़कर रखती हैं या अटैक करती हैं वो वेरी वीक हैं। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के करीब हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनमें एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर है। ठीक है, इनमें एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर है। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अपने डायग्राम बनाएं किसकी जी, सॉलिड की। अगर हम बात करें सॉलिड की तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो खास पैटर्न में होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं गैस के सॉलिड फॉर्म में जो मॉलिक्यूल हैं वो इतने ज्यादा करीब है कि उनमें जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह बाकी पूरी फॉर्म इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से अरेंज होगा। तो एज अ रिजल्ट लिक्विड मॉलिक्यूल डेवलप स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच इफेक्ट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका जो इतना लिक्विड और सॉलिड की अगर बात करें, इनके मॉलिक्यूल इतने ज्यादा करीब होते हैं कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो इनकी प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट करती हैं, जस्ट लाइक इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताई हैं ये डिपेंड करती हैं इन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इनको मेल्ट करना, बॉयल करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू गैस। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं तो इसलिए इन पर जो प्रॉपर्टीज पर वो इफेक्ट करते हैं, कम करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम इफेक्ट करती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अब नीचे जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम डोमिनेट इन सॉलिड स्टेट दैट मॉलिक्यूल लुक मोन्टेनस। ठीक है, सॉरी, मोशनलेस।
आपके पास जो सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल हैं वो इतने ज्यादा करीब होते हैं, मतलब टाइटली पैकेड होते हैं कि वो ऐसे लगता है जैसे वो मोशनलेस हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते। इसलिए सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, उसका जो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक पेन है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं बेटा वो इतने क्लोजली और टाइटली पैकेड हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी डेफिनेट होगा, उसकी जो शेप है वो भी डेफिनेट ही होती है। गैस में ऐसा नहीं होता बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लाइन में क्या लिखा है, दे अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न देयरफॉर दे आर डेंसर देन मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड। तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल से भी ज्यादा डेंस फॉर्म है, ठीक है, डेंसर फॉर्म में होते हैं। तो आज हमने बेटा जो डिस्कस किया है वो पेज 82 से 84 तक डिस्कस किया है। तो यही आज आपकी डायरी होगी 82 से, डायरी बेटा आप सब नोट कर लें 82 से 84, इसको आपने याद करना है और उसकी आंख मुझे सेंड करनी है, ठीक है। आपके पास जो 82 पर जो एग्जांपल्स थी वो मैंने खुद से सॉल्व करवा दी व्हाइट बोर्ड पर, 83 वाली आपने खुद से ट्राई करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने मुझे कांटेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ नए टॉपिक के साथ टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड स्टेट्स इनके साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, फी अमान।